हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। अब हम लोग लास्ट टाइम बात किए थे कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं और किस तरह से हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है? देखो, सर्कुलर मोशन क्या होता है, इस चीज को अगर आपको समझना है तो ये समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन क्या बोलते हैं, कहां से आया, किस तरह से किस तरह के मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो देखो, दो तरह का मोशन हो गया। अगर हम लोग बात करेंगे गति की, तो गति क्या हो गया? एक हो गया रेखीय गति। अगर ट्राजेक्टरी की बात कर रहे हो तुम, अगर पाथ यानी रास्ते की बात कर रहे हो, ट्राजेक्टरी की बात कर रहे हो, तो ट्राजेक्टरी जो होती है वो क्या होती है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ। पाथ कैसा है? अगर पाथ एक रेखा पर है तो इसको रेखीय बोलते हैं, ठीक है ना। अब रेखा पर आप कहेंगे कि सर, और अगर कोई इस तरह से मोशन कर रहा है तो क्या उसको रेखीय कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसको कर्वी लीनियर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्वी लीनियर। मैं आपको ट्राजेक्टरी के हिसाब से मोशन कितने तरह के होते हैं उन सबको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो पहली बात, अगर मैं बात करूंगा गति की यानी मोशन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्राजेक्टरी यानी पाथ, रास्ते के हिसाब से जो गति है वो कितने तरह की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर मोशन मतलब क्या हो गया कि किसी स्ट्रेट पाथ पर मोशन हो रहा है। अब इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है, इट माइट बी पॉजिटिव और इट माइट बी नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद एक गति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर मोशन। अब कर्वी लीनियर मोशन क्या हो गया? यानी किसी कर्व पे, किसी वक्र पर, ठीक है ना, वक्रीय गति जिसे बोल सकते हैं, वक्र रेखी गति अगर हिंदी हो सकता है इसका होगा। तो कर्वी लीनियर मोशन मतलब हो गया कि किसी कर्व पर अगर मोशन हो रहा है, जैसे तुम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देखते हो, पैराबोलिक होता है, ठीक है ना, पैराबोलिक ट्राजेक्टरी होता है, ये किसी कर्व पर होता है, ठीक है ना। किसी भी तरह के कर्व पे अगर कोई मोशन हो रहा है यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कर्वी लीनियर मोशन। उसकी ट्राजेक्टरी कैसी है? एक कर्व की तरह से है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक मोशन हो गया जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर मोशन जहां हुआ वो सर्कुलर मोशन और कर्वी लीनियर मोशन में क्या अंतर है? तो भाई कर्व तो ये भी बन रहा है, कर्व तो ये भी बन रहा है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर वापस वो एक तरह से समझ सकते हो, इसको पीरियोडिक मोशन में भी आ जाता है, ये आ जाता है पीरियोडिक मोशन के अंदर, ठीक है ना। आवर्त जिसको बोलते हैं आवर्ती गति, ठीक है ना। तो ये जो पीरियोडिक मोशन होते हैं ना, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस क्या करते हैं? अपने ही ट्राजेक्टरी को रिपीट करते हैं। जबकि कर्वी लीनियर मोशन में ऐसा नहीं है। कर्वी लीनियर मोशन में क्या हो जाता है कि वो कोई ट्राजेक्टरी फॉलो किया, इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो कर्वी लीनियर मोशन यानी वक्र रेखी गति में क्या होगा कि बस वो पाथ फॉलो किया, मोशन खत्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन का, तो ये आ जाता है पीरियोडिक मोशन में। देखो, पीरियोडिक मोशन की बात अगर हम लोग करेंगे तो एक और मोशन है जो पीरियोडिक में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM। क्या बोलते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि क्या बोलते हैं? SHM। तो अगर हम लोग ट्राजेक्टरी पाथ के हिसाब से देखेंगे तो एक तो हो गया आपका लीनियर मोशन, या लीनियर को हम लोग क्या बोलते हैं? वो रेखी बोल सकते हैं। तो रेखी में सबसे पहला क्या आ गया? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है ना, जो स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है। फिर क्या हो गया? कर्वी लीनियर मोशन, जो कर्व पे हो रहा है। फिर क्या तुमने बोला? सर्कुलर मोशन। देखो, सर्कुलर मोशन हो गया या SHM हो गया, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों कैसे मोशन है? पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन मतलब क्या हो गया कि इन दोनों ही गति में या इन दोनों तरह की गति में क्या होता है कि वस्तु वापस अपने उसी रास्ते पे चली आती जिस रास्ते पे वो पहले थी। क्लियर हो गया? तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन। अलग अलग गति किस किस तरह की होती है इसके बीच में था। अच्छा, एसएचएम में क्या होता है? एसएचएम में एक बात, अच्छा, इन सब की खासियत कुछ और भी है, और थोड़ी छोटी सी मैं खासियत बताता हूं। त्वरण के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भाई साहब, इसमें जो त्वरण होता है, इसमें त्वरण जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यानी कि निगेटिव त्वरण भी, पॉजिटिव त्वरण भी संभव है और निगेटिव त्वरण भी संभव है। दोनों ही तरह के त्वरण संभव हैं। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि ये त्वरण सॉरी, ये त्वरण जो होते हैं वो हमेशा एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है ना, इन सेम डायरेक्शन। हमेशा क्या होगा
एक ही दिशा में होंगे, और उसके बाद आपको मैं बताऊं कि एक ही दिशा में होने के साथ साथ ये गति में परिवर्तन करते, उसके वेग में परिवर्तन करते। तो इसका क्या करेंगे, वेग में बनी वेलोसिटी चेंज करते हैं। इसको हम लोग बोल सकते हैं दे चेंज देयर वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी कहने का मतलब कि स्पीड, सॉरी, ये स्पीड चेंज कर देते हैं। हाँ, स्पीड को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। बाय द वे इतना काफी है। कर्वीलिनियर मोशन में भी लगभग सेम है, बस अंतर इतना होता है कि कर्वीलिनियर मोशन में दो पाथ पर, यानी यहां देखो क्या होगा कि यहाँ पे सिर्फ एक ही उस पे एक्सिस पे मोशन होगा, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी एक अक्ष पर ही क्या होती, गति होती है। अब यहाँ पे क्या हो गया, यानी ये सिर्फ एक एक्सिस पे हो रही है, ये प्लेन पे होने लगती है, बाकी सारी चीजें सेम है, बस यहाँ पे क्या हो गया, दो दिशाओं में एक साथ गति होती है। तो यह संभव है कि एक दिशा में क्या हो, त्वरण हो, और एक दिशा में त्वरण ना हो, ठीक है ना। अच्छा, सर्कुलर मोशन में क्या होगा, सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि एक अलग तरह का त्वरण आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो, त्रिज्य त्वरण, त्रिज्य त्वरण, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं रेडियल एक्सीलरेशन, ठीक है, या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अच्छा, रेडियल एक्सीलरेशन, रेडियल एक्सीलरेशन जो रेडियस के अलोंग लगता हो, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो सेंटर के अलोंग लगता हो, ठीक है ना। तो जो अभी केंद्रीय बल है और अपकेंद्रीय बल है, वो एक नया तरह का त्वरण आ जाता है, जो उसके देखो चाल और गति, चाल और वेग, ये दो चीज होती है। तो जो चाल में परिवर्तन करे वो वाला त्वरण नहीं है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन में एक ऐसा त्वरण भी है जो चाल में परिवर्तन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, फिर भी वो वहां पर काम कर रहा है, क्योंकि उसके वेग में यानी उसकी दिशा में बदलाव ला रहा है। तो जो दिशा बदले, एक ऐसा त्वरण जो दिशा बदले, एक ऐसा त्वरण जो दिशा बदले, वो कहां उपस्थित होता है, सर्कुलर मोशन में। और एक ऐसा त्वरण जो दिशा ना बदले और उसकी वेग मतलब उसका गति चाल बदले, तो वो कहां पे होता है आपका, रेक्टिलिनियर मोशन में। एसएचएम की बात करेंगे तो भैया यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होता है वो ऑलवेज निगेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे हमेशा आपको क्या मिलेगा, ऋणात्मक त्वरण मिलेगा। ऋणात्मक मतलब कि गति का हमेशा वो त्वरण क्या करेगा, विरोध करेगा। तो अगर हम लोग त्वरण के हिसाब से देखेंगे तो ये इतने तरह के होते हैं। इसमें क्या होगा, ये एक से अधिक अक्ष पे मोशन करता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, एक में त्वरण हो भी सकता है, दूसरे में त्वरण ना हो, इसमें भी त्वरण होगा, इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। इसमें एक अलग विशेष तरह का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, जिसको अब केंद्रीय या केंद्रीय त्वरण कह सकते हैं, या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कह सकते हैं। और ये क्या हो गया, एसएचएम में आपको क्या मिलेगा, एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको त्वरण जो होगा वो निगेटिव मिलेगा। चाहे एसएचएम दो तरह का हो गया, ऑसिलेशन हो गया और वाइब्रेशन हो गया। तो चलो इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये तो बात हो गई, ये तो बात हो गई आपकी अब तक कि कितने तरह के सर्कुलर मोशन होते हैं। अब सर्कुलर मोशन को समझने की कोशिश करते हैं। सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करेंगे तो देखो, सर्कुलर मोशन मतलब कि वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। अब देखो वृत्तीय गति में क्या होगा, वृत्तीय गति दो तरह के हो गए, एक हो गया समान वृत्तीय गति, समान वृत्तीय गति, और एक हो गया असमान वृत्तीय गति। ठीक है ना, समान वृत्तीय गति और एक क्या हो गया, असमान वृत्तीय गति। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और दूसरा क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, एक हो गया आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति हो तो ये नहीं है कि समान मतलब कि जिसमें एक्सीलरेशन ना हो उसको हम लोग समान बोलेंगे, ये रेखीय वाली स्थिति नहीं है। आपको याद होगा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति और असमान गति में आपने डिफिनेशन दिया था कि जिन गति में त्वरण होता है वो असमान हो गया और जिनमें त्वरण नहीं होता है वो समान हो गया, ये एक समान गति हो गई। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन जो हो गया, अगर लीनियर की बात करेंगे तो वहां पर एक्सीलरेशन नहीं होने और होने की स्थिति होती है। यहां पर देखो एक्सीलरेशन दो तरह का होता है, एक हो गया रेडियल एक्सीलरेशन जिसको AR बोलते हैं, ठीक है ना, और एक हो गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जिसको AT बोलते हैं।
अगर हिंदी में बोलने की कोशिश करेंगे तो एक रेखीय त्वरण बोलेंगे और एक को क्या बोलेंगे, त्रिज्य त्वरण। क्या बोलेंगे, त्रिज्य त्वरण। इसका मतलब क्या है, जो रेडियल एक्सीलरेशन है और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दो हो गया, जिसमें से समान वृत्ति गति वो वृत्ति गति जिसमें ये रेखीय त्वरण अब्सेंट होता है, यानी इसमें रेखीय त्वरण नहीं होता है। यानी अब जब आपसे पूछा जाए कि समान वृत्ति गति किसे कहते हैं, तो समान वृत्ति गति उसे कहते हैं जिनमें रेखीय त्वरण नहीं होता है, यानी कि जिनमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन नहीं होता है, वहां पर क्या बोलेंगे, समान वृत्ति गति बोलेंगे। और असमान वृत्ति गति वो वृत्ति गति है जिसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जिसमें टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या होगा, होगा ही होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छा, अगर बात करेंगे त्वरण की, तो भैया त्वरण तो वृत्ति गति का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर त्वरण नहीं है तो वृत्ति गति नहीं है, यानी त्वरण होना निश्चित है। अगर त्वरण नहीं है तो वृत्ति गति होना असंभव है। वृत्ति गति तभी है जब त्वरण है, वृत्ति गति तभी है जब त्वरण है। लेकिन त्वरण में भी अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यानी रेखीय त्वरण है तो उसको असमान वृत्ति गति बोलेंगे, और अगर रेखीय त्वरण नहीं है तो उसको समान वृत्ति गति बोलेंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग रेडियल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की भी बात कर लेते हैं। देखो एक बात समझना, मान लो कि यहां पर, एक सेकेंड क्लीन करते हैं, शेप यूज करते हैं, ठीक, क्योंकि उतना बढ़िया जो है सर्कल मैं नहीं बना सकता हूं जितना बढ़िया कंप्यूटर बना सकते हैं। देखो ये हो गया तुम्हारा सर्कल जिसपे मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। और अगर इस पे कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा है, ठीक है ना, तो मान लो यहाँ पे इसका कोई केंद्र है, तो यहां से क्या होगा, कुछ भी खींच रहा है। तो अब देखो वेग इसका, देखो एक बात समझना कि यहाँ जो वेग है, यहाँ जो वेग है वो क्या होगा, वो इस तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है ना। तो अच्छा, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये यहां पे आएगा, इस जगह पे आएगा। अब यहां वेलोसिटी ये हो गया। तो ऐसे केस में क्या होगा, इन दोनों v में क्या बदला है, इस, क्या ये दोनों v सेम है, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि वेग जो होता है वो परिमाण व दिशा दोनों के साथ होता है, यानी परिमाण के साथ दिशा होना, दिशा का भी समान होना आवश्यक है। आपको मैंने बताया था कि दो सदिश तभी समान है जब उनके परिमाण और दिशा दोनों ही समान है। तो भैया देखो यहां परिमाण तो समान रहेगा, क्योंकि अगर मान लो रेखीय गति नहीं है तो परिमाण तो समान रहेगा, लेकिन फिर दिशा समान नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया वेलोसिटी चेंज हो रही है, there is a change in velocity but there is a change in direction of the velocity, there is no change in the मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, यानी परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है अगर वो समान वृत्ति गति है तो, लेकिन उसकी दिशा में, वेग की दिशा में निरंतर परिवर्तन होने की वजह से वेग में भी क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और यदि वेग में परिवर्तन कहीं पर भी हो रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वहां पर त्वरण भी उपस्थित है। तो देखो अब अगर हम बात करें त्वरण कैसे उपस्थित है, क्या हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसके लिए, क्या लगा सकते हैं। तो देखो यहां पे मान लेते हैं, ये तुम्हारा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड रुको। चलो ठीक है, देखो एक हो गया तुम्हारा, यहां पर ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी ये है, ठीक है ना, और थीटा के समय के बाद इसकी वेलोसिटी इस तरफ है। इसको हम बोल देते हैं v1 और इसको बोल देते हैं v2। मान लीजिए इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। मैं पूरा क्लीन कर देता हूं क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा आपको और जो है इरिटेट करेगा। देखो हम लोग अगर बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस चीज को।
चलिए ठीक है, इसको इससे नहीं हो पाएगा। ओहो, ये क्या हुआ जी, क्लीन ही नहीं हो रहा है क्या? चलो ठीक। देखो, अगर कोई ये मान लो, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं आप लोग, चलिए ठीक है, इसको फिर से वापस देखते हैं। देखो, मान लो कि ये कोई केंद्र है, इस केंद्र से कुछ धागे से ही जुड़ा हुआ है, कोई बॉल है जो एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। तो इस तरफ मान लो तुम्हारा क्या है, v वेलोसिटी, जिसको हम लोग v1 बोल देते हैं। थीटा समय के बाद उसके चाल में तो कोई परिवर्तन नहीं है, पर उसके दिशा में परिवर्तन होने की वजह से अब क्या हो गया, ये v2 हो गया। ठीक है ना? यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल की तरह से दिख रहा है, इसको s बोल सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये आपका क्या है, थीटा है, और आपको पता है कि अगर ये r है तो ये भी क्या होगा, r ही होगा, है ना? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ट्रायंगल बना देते हैं। इसके लिए ट्रायंगल अगर हम लोग बनाएंगे v1 के लिए, तो v1 कुछ इस तरह दिखाई देगा। ट्रायंगुलर लॉ आप लोगों ने पढ़ा है कि क्या करते हैं कि अगर देखो ये v1 है और इस बिंदु पर ऐसे कार्य कर रहा है v2, कुछ इस तरह से कार्य कर रहा है v2, ठीक है ना? अब अगर ये v2 है और ये v1 है, ठीक है, अगर हम लोग ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे तो इसको ऐसे यहां से यहां तक पहले जोड़ दीजिए। अब आप देखेंगे क्या, इसको डेल्टा v लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा v लिख सकते हैं। तो अब यहां से क्या हो गया आपका कि चेंज इन, आपको यही तो बताना था। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस वुड बी थीटा, थीटा होगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ये थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है ना? तो आर्क कितना है, s अपॉन रेडियस कितना है, r, ठीक है ना? यही तो वो है ना, थीटा बराबर क्या होता है, s बाई आर होता है। अगर यहां पे देखेंगे तो थीटा बराबर s बाई आर हो गया। यहां पर हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाई v1, v1 और v2 दोनों का मान क्या है, परिमाण तो बराबर है, तो इसकी वैल्यू तो बराबर है, लेंथ तो बराबर होगा, ठीक है ना? तो डेल्टा v अपॉन v1 लिख सकते हो या v लिख सकते हो, क्योंकि v1 इज इक्वल्स टू v2 इज इक्वल्स टू v, यानी क्या है, v1 और v2 का, सॉरी मैंने ऊपर जो है, एक सेकेंड, देखो एक छोटी सी गलती, ध्यान अगर थोड़ा सा भटका तो तुम गड़बड़ कर दोगे। v1 इज इक्वल्स टू v2 है, लेकिन वेक्टर v1 इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू v2, और मान लेते हैं v1 इज इक्वल्स टू v2 और उसी को हम लोग v मान लेते हैं, तो हम लोग को थीटा बराबर क्या मिलेगा, डेल्टा v अपॉन v मिलेगा। अच्छा, अब ये हो गया क्या, इसको हम लोग बोलेंगे कोणीय, कोणीय क्या है ये, विस्थापन, इसको क्या बोलेंगे, कोणीय विस्थापन। यही थीटा क्या है तुम्हारा, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन आप लोगों ने देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, कोणीय विस्थापन क्या चीज है आप लोगों ने देख लिया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन, विच इज इक्वल्स टू थीटा, एंड थीटा इज इक्वल्स टू s बाई आर। पहला चीज मिल गया। अगर आपसे बोलता है कोणीय वेग, कोणीय वेग, अब कोणीय वेग को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा बराबर क्या होना चाहिए, कोणीय विस्थापन बटा समय थीटा अपॉन टी, यही होना चाहिए ना। अच्छा, थीटा की वैल्यू क्या थी, s बाई आर, तो s बाई टी इंटू आर। तो s बाई टी की वैल्यू क्या होती है, s बाई टी बराबर क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर क्या लिखते हैं आप लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बराबर क्या लिखेंगे, विस्थापन बटा समय बराबर क्या लिखेंगे, वेग। तो v बाई आर हो गया, ये क्या हो गया, कोणीय वेग हो गया। तीसरी बात करेंगे कोणीय त्वरण की, ठीक है, क्या हम लोग अभी बात करते हैं पहले त्वरण की, पहले हम लोग बात करते हैं त्वरण की, ठीक है ना? अब त्वरण बराबर क्या हो गया, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग रेखी की बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग इस तरह इसके चेंज में देखेंगे, तो चूंकि हम लोग एक समान वृत्तीय गति देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन टी, यही तो होगा ना, यही होगा। अच्छा, डेल्टा v बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू वी, क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू वी। तो यहाँ पे हम लोग त्वरण बराबर क्या लिख सकते हैं, अब देखो डेल्टा v बराबर आप क्या लिख सकते हैं, थीटा इंटू वी, ठीक है ना, अपॉन टी, ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, अब यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू, थीटा बराबर कितना था, s बाई आर, तो लिख दीजिए s बाई आर v बाई टी, मिल गया, इतना मिल गया, s बाई आर v बाई टी। तो यहां से क्या मिल गया आपको,
एस बाई टी बराबर क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी विस्थापन बटा समय, यही तो है ना एस बाई टी। तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर। फिर से एक बार देख लीजिए मैं क्या बोला हूं, इस पूरे से आपको क्या समझ में आया। पहले तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ट्राइंगल जो है, ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो क्या है, समांतर त्रिभुज हैं, यानी कि सिमिलर ट्राइंगल है, एक जैसे हैं, ठीक है ना, एक समान त्रिभुज है ये। अब अगर इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो ट्राइंगल आपको पता ही है कि जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो साइड का रेशियो अगर इक्वल होता है तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन रेडियस एस बाई आर। यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी। V1 होगा, लेकिन V1 और V2 बराबर हैं परिमाण में। अगर परिमाण में बराबर है तो उसको हम लोग क्या लिख देते हैं, V लिख देते हैं। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या मिल गया, डेल्टा V अपॉन V। अब मैं बोल रहा हूं कोणीय विस्थापन कितना, तो कोणीय विस्थापन कितना हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर। ये हम लोगों ने देखा है पहले ही, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, एस बाई आर। अगर कोणीय वेग की बात करेंगे तो वो ओमेगा हो जाएगा, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा बाई टी, यानी कि एस बाई थीटा की वैल्यू क्या है, एस बाई आर, और अपॉन में टी था ही, तो एस बाई टी की वैल्यू क्या होती है, एस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस तो विस्थापन ही है ना, जो रेखीय विस्थापन हुआ है। तो रेखीय विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय बराबर क्या होता है, वेग ही तो होता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया वी अपॉन आर। अच्छा त्वरण वाले केस में देखेंगे तो डेल्टा वी अपॉन टी, तो डेल्टा वी का मान हम लोग यहाँ निकाल लेंगे, इस वी को किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया थीटा इंटू वी और अपॉन टी, तो यहां से क्या मिल गया एस अपॉन टी वी बाई आर। तो यहाँ पे एस अपॉन टी को वापस क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर, यहां से ये भी निकल गया। तो यानी कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और त्वरण मिल गया। अब हम लोग कोणीय त्वरण निकालना है, क्या निकालना है, कोणीय त्वरण, ठीक है ना। कोणीय त्वरण में क्या होगा, कोणीय त्वरण बराबर क्या होगा, देखो ध्यान से, अगर हम लोग कोणीय त्वरण की बात करेंगे तो चेंज इन यानी कि डेल्टा वी डेल्टा ओमेगा अपॉन टी की बात करेंगे, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कोणीय वेग में परिवर्तन के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण बोलते हैं। तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा ओमेगा अपॉन टी। डेल्टा ओमेगा मतलब क्या लिख सकते हो तुम लोग, ओमेगा, डेल्टा ओमेगा बराबर लिख सकते हो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, ठीक है ना, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, कोणीय त्वरण हो गया, हो गया। इतनी बातें समझ में आई नहीं आई, इतनी बातें अगर समझ में आ गई है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण। त्वरण कौन सा त्वरण है, ये केंद्रीय त्वरण है, ठीक है ना। ये क्या है, वेग में परिवर्तन, किस भाई मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर कहीं पे वेग में परिवर्तन हो रहा है तो निश्चित है, चाहे उसकी दिशा में परिवर्तन हो या फिर उसके वेग में परिवर्तन हो, अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है, परिमाण में परिवर्तन अगर वो हो रहा है तो निश्चित तौर पर वहां पे त्वरण है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो त्वरण निकाला ये कौन सा त्वरण है, इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय त्वरण। एक ऐसा त्वरण जो केंद्र की तरफ लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय त्वरण। अब यही केंद्रीय त्वरण दो तरह के हो गए, एक को हम लोग सेंट्रीपिटल बोलेंगे और एक को सेंट्रीफ्यूगल, इसके बारे में हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ये लिख लिए आप लोग, ये देख लिए। अब देखिए सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है। देखो मैंने बोला है कि कोई भी सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यह निश्चित है कि उसको अंदर की तरफ कोई ना कोई धागा खींचने वाला चाहिए। अब एग्जांपल में देख लो कि जैसे अगर एटम की बात करोगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में वैद्युत स्थितिज बल लग रहा है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया हुआ है और इलेक्ट्रॉन को केंद्र की तरफ खींचा हुआ है। देखो केंद्र की तरफ बल आपको हमेशा दिखाई देगा, किसी भी वृत्तीय गति में केंद्र की तरफ बल जरूर होगा। यही कारण है कि किसी भी वृत्तीय गति में केंद्र की तरफ त्वरण निश्चित है। अगर केंद्र की तरफ नहीं होगा त्वरण तो वहां पर वृत्तीय गति होना ही संभव है, यानी कोई ऐसा वृत्तीय गति संभव नहीं है जिसमें केंद्रीय त्वरण उपस्थित ना हो, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें दो तरह के त्वरण आपके आएंगे। एक को हम लोग बोलते हैं, केंद्रीय त्वरण भी दो तरह के हो गए, एक होता है अंदर की तरफ खींचता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग को दिखाई देता है, जिसका कोई ना कोई एजेंट है। जैसे क्या मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई प्लैनेटरी मोशन हो रहा है तो भैया अर्थ और सन के बीच में कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। मून और अर्थ के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, वहां पे भी वृत्तीय गति हो रहा है। यदि हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तो वहां पर भी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वैद्युत स्थितिज बल काम कर रहा है, यानी केंद्र की तरफ बल लगाने वाला कोई ना कोई है। ऐसी किसी वृत्तीय गति की परिकल्पना कर लीजिए जिसमें केंद्र की तरफ बल लगाने वाला कोई ना हो। ऐसा कोई वृत्तीय गति संभव नहीं है जिसमें केंद्र की तरफ बल लगाने वाला कोई ना हो। अगर ऐसा स्थिति होता है
तो भैया ये एक चमत्कार होगा, ठीक है ना, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अब इसमें एक चीज और भी है, इस बल की वजह से देखो जहां पर भी बल होगा उसी दिशा में त्वरण भी होगा, यानी एक्सीलरेशन भी है। एक्सीलरेशन है तो निश्चित तौर पर उसका वेग में उस दिशा में परिवर्तन भी होगा। लेकिन क्या यह बॉल कभी अंदर आ रहा है? क्या हम सूरज में गिर जा रहे हैं? क्या अर्थ गिर जा रहा है? नहीं। यानी कि अंदर की तरफ त्वरण तो उपस्थित है लेकिन ये अंदर नहीं जा रहा है। इसका साफ मतलब हो गया कि कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो बाहर की तरफ इसको खींच रहा है, और नेट फोर्स कितना हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। नेट फोर्स कितना हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। लेकिन वो फोर्स के बारे में पता नहीं है भैया, वो फोर्स है तो उसका एक्सीलरेशन भी नहीं है, ये बड़ा छुपा हुआ फोर्स है। तो इसीलिए इसको हम लोग सूडो फोर्स, मतलब इसको क्षुब्ध या फिर क्या बोलते हैं, ये फेक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। देखो अपकेंद्रीय बल लगाने वाला कोई नहीं है, देयर इज नो एनी पर्सन, नॉट एनी सिस्टम। जब आप खुद सोच लो कि मून और अर्थ के बीच में बाहर उसको कौन खींच रहा है? कोई नहीं। लेकिन अंदर कौन खींच रहा है? पृथ्वी, ठीक है ना। अच्छा, सन और अर्थ के बीच में बाहर उसको कौन खींच रहा है? सन को, वो अर्थ को बाहर कौन खींच रहा है? कोई नहीं। लेकिन फिर भी कोई ना, अगर वो सन आज अगर छोड़ दे तो अर्थ अभी का अभी ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब उसको बाहर जाने कोई है, लेकिन वो छुपा हुआ है, वो पता नहीं चल रहा। देखो ये एक तरह का लूप होल बन जाता है। लूप होल कहने का मतलब ये कि एक तरह की मिस्ट्री है। मिस्ट्री कहने का मतलब ये कि भौतिक में कुछ जगह पर इस तरह की बातों को एज्यूम करना पड़ता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं, उसको लगाने वाला कोई नहीं है, लेकिन वो अभिकेंद्रीय बल को क्या करता है? संतुलित करता है। वो किसको संतुलित करता है? अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करता है। तो दो तरह के बल हो गए, दो तरह का त्वरण हो गया। एक हो गया अभिकेंद्रीय त्वरण, अभिकेंद्रीय त्वरण यानी केंद्र की तरफ लगने वाला त्वरण, ठीक है ना। और एक हो गया अपकेंद्रीय त्वरण, यानी केंद्र की बाहर जाने वाला त्वरण, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसको अभिकेंद्रीय क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। अच्छा, एक्सीलरेशन है तो ये भी निश्चित है कि बल भी होगा, फोर्स भी होगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? वी स्क्वायर बाई आर। अभी आप लोगों ने निकाला, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर बाई आर। क्यों? क्योंकि बल भी बराबर लग रहा है, तभी तो इक्वल है। तो बल अगर बराबर है तो भैया त्वरण भी क्या होगा? बराबर ही होगा। अगर बल बराबर है तो त्वरण भी क्या होगा? तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए यानी अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए अभिकेंद्रीय बल लगता है, और अपकेंद्रीय त्वरण के लिए अपकेंद्रीय बल लग रहा है। लेकिन अपकेंद्रीय बल को हम लोग स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको लगाने वाला कोई नहीं है, फिर भी ये कार्य कर रहा है, ठीक है ना। इसको कोई नहीं लगाया है, मतलब आपका समझिए कि कोई सिस्टम है, किसी में कोई ऐसा पुलिस का स्टेशन है, कोई पुलिस स्टेशन है, उसमें क्या हो रहा है? कोई इंस्पेक्टर है जिसको किसी ने ज्वाइन नहीं कराया है, पर वो जा रहा है, रोज सुबह जा रहा है, काम कर रहा है, शाम को आ रहा है, ठीक है ना। उसको कुछ नहीं मिल रहा है, सैलरी वैल्यू कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। तो उसको उस तरह के इंस्पेक्टर को क्या बोल सकते हो? झूठा, सूडो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक समान वृत्तीय गति इतने में बहुत है। असमान वृत्तीय गति के बारे में छोटी सी बातें हैं, उसको लेकर के उसके बाद हम लोग उसके आयाम, आवृत्ति और आवर्तकाल, इन सब चीजों पे कल हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एवरीवन, बाय।